हेलो बच्चा, आज के इस लेक्चर के अंदर हम इवनिंग शिफ्ट का मिड टर्म के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं केमिस्ट्री का, जो आज ही हुआ है। आप मतलब 21 अक्टूबर 2024 को आपको हुआ है। ठीक है, हमारा 21 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम सेक्शन सी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 टू 37। मतलब अगर टेम्परेचर 27 डिग्री से 37 डिग्री पर चेंज होता है, मतलब अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। स्टैंडर्ड आपके पास स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके लिए इसने बोला है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिएक्शन। इसके इस चीज के लिए आपको यहाँ पर ई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी बेटा। अब देखो आपके पास हो क्या रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस से 37 पे बढ़ रहा है। मतलब अगर आपने केल्विन में चेंज किया तो 273 ऐड करते हैं बेटा इसके अंदर। मतलब आपका 300 केल्विन से टेम्परेचर अगर 310 केल्विन आपके पास हो रहा है तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है। और यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो आपके पास बेटा डबल हो जाता है। मतलब अगर पहले के लिए आपके पास x होगा तो दूसरे का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यही बात है। तो देखो फॉर्मूला देखो आपके पास क्या होता है, log k2 अपॉन में log k1 इक्वल टू ea अपॉन आपके पास 2.303 r इंटू 1/t1 माइनस 1/t2। ये हमारे पास बेटा फॉर्मूला होता है। अब देखो log ऑफ, अगर k1 मेरे पास x है बेटा तो k2 कितना हो रहा है, डबल मतलब 2x हो रहा है। इधर क्या है, ea 2.303 इंटू 8.314 r की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो T1 कितना था, 300 केल्विन, T2 कितना है, 310 केल्विन। आपको जस्ट सॉल्व करना है, x से x कैंसिल आउट, मतलब log 2 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू में 8.314 इंटू 300 इंटू 3110। ये 310 में से 300 माइनस हो जाएगा, मतलब बेटा कितना आएगा, 10 आपके पास आएगा। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, EA की वैल्यू आपको बेटा कैलकुलेट करनी है। ठीक है, log 2 की वैल्यू ध्यान में रखो, कितना आता है, 0.3010 आपके पास होती है। तो आप सबकी वैल्यू रखोगे बेटा तो आपका आंसर आएगा 53420.5 किलो जूल पर मोल, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो बेटा क्या बोलता है, इसने बोला है आपको कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। आपको ईएमएफ ऑफ द सेल निकालनी है। अब जिंक के लिए रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, आपको टिन के लिए दिया है। आपको क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। इसका मतलब क्या है, ई सेल आपको निकालना है बेटा। किसके इक्वल होता है, ई नोट सेल माइनस में 0.0591 अपोन में एन log ऑफ। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, देखो जब आपके पास सेल रिप्रेजेंटेशन दी है, ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन है इसका मतलब क्या होता था, ए बी सी। मतलब जिंक किस पर हो रहा है बेटा, एनोड पर जा रहा है। और आपके पास टिन कहां पर जा रहा है, कैथोड पे जा रहा है। बी का मतलब क्या होता है, सोल्ट ब्रिज से मतलब होता था। याद आया आपको। इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर जो सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, ये आपको बता रहा है कि एनोड पे क्या हो रहा है बेटा, जिंक रिएक्शन कर रहा है। और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके। ठीक है, और कैथोड पे आपके पास क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। मतलब जिंक आपके पास टिन +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, टिन में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप जब ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हो, आपके 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे हैं, मतलब n की वैल्यू बेटा 2 आपके पास आ रही है। जिंक प्लस में SN2 पॉजिटिव, इधर राइट साइड में जिंक 2 पॉजिटिव प्लस SN आ रहा है। मतलब राइट साइड में ये आपके पास देखो न्यूट्रल है, इनकी हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को बेटा 1 मानते हैं। तो जब आप यहाँ पर लिखोगे ना, लॉग की साइड में लिखोगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन करते थे। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट कितना है, जिंक है, तो आप क्या लिखोगे, जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन में क्या आएगा बेटा, यहाँ पर टिन +2 की कंसंट्रेशन आपके पास आएगी। समझ आया बात, ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो अब देखो सीधा सा है, आपके पास पेन चेंज कर लेते हैं। देखो ई सेल आपको निकालना है बेटा, ई नोट सेल निकालना पड़ेगा। एन की वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास 2 आ गई, अभी अभी हमने निकाला है। जिंक +2 की
आपके पास कंसंट्रेशन दे रखी है बेटा कितनी है 0.1 आपके पास है, टिन के लिए दे रखी है 0.001 आपके पास है, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टोक्यूमेट्री सबकी 1 है, तो इसकी पावर में कुछ नहीं आएगा, सीधा आएगा 0.1 अपॉन में 0.001। अब आपका क्या काम रह गया, ई नोट सेल निकालना रह गया। अब देखो ई नोट सेल कैसे निकालते थे बेटा, ई नोट कैथोड माइनस में ई नोट एनोड निकालते थे। अब देखो कैथोड पे कौन जा रहा है, टिन जा रहा है ना, राइट साइड वाला, इधर देखो जूम करती हूँ, राइट साइड में देखो बेटा टिन जा रहा है, तो टिन का आपके पास वैल्यू कितनी है -0.14। आपके पास जिंक के लिए बेटा कितनी है -0.76, तो कितना आएगा -0.14 माइनस माइनस प्लस आपके पास 0.76, मतलब सॉल्व करोगे 0.62 वोल्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ आई? तो यहाँ पर अब ई सेल कैसे निकलेगा, पेन फिर से चेंज कर लेते हैं, येलो ले लेते हैं। देखो ई सेल आपके पास बेटा कितना आएगा 0.62 माइनस में 0.0591 अपॉन में 2 लॉग ऑफ 0.1 अपॉन में 0.001। क्लियर है? इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखो मैं आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना बता देती हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। इधर देखो कितना है log 0.1 अपॉन में 0.001। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो बेटा आपके पास 0.1 का मतलब क्या होता है, 0.1 का मतलब है 1/10। क्लियर है? 0.001 का मतलब कितना है 1/1000। तो देखो 1/10 अपॉन 1/1000 करोगे बेटा कितना आएगा 1000 अपॉन में 10 आपके पास आ जाएगा। क्लियर है आपके पास? तो कितना आएगा, 0 से 0 आप लोग कैंसिल आउट करोगे तो कितना बनेगा 100 आपके पास बनेगा, और 100 मतलब लोग 100 बेटा कितना होता है आपके पास, 2 वैल्यू आपके पास होती है। या फिर लोग 100 को ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग 100 को कैसे लिखते हैं बेटा, लोग 10 की पावर 2, और अगर 2 पावर आगे आ गई तो उसको क्या लिखा जाता है, log 10 लिखा जाता है। log 10 की वैल्यू 1, तो वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई। ठीक है, या वरना सीधा सीधी बात है कि log 10 1 होता है, log 100 आपके पास 2 होता है। तो बेटा आपको बस इसको सॉल्व करना था, ये वाली वैल्यू है ये पूरी, सॉरी ये वाली वैल्यू पूरी 2 आ गई, तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.62 माइनस 0.0591 आपके पास आ गया, मतलब आंसर कितना आया 0.561 वोल्ट आपके पास ई सेल आपके पास आ गया, मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल बेटा आपके पास आ गया। क्लियर है? तो ये आपके पास आंसर था इस वाले क्वेश्चन का, मतलब 23rd क्वेश्चन का। अब हम बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन की तरफ। 24th क्वेश्चन ढूंढो कहाँ पर है, ये रहा 24th क्वेश्चन। देखो बेटा रीजनिंग क्वेश्चन है, आपसे पूछता है इधर, आपसे पूछा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो द वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है बेटा, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल यहाँ पर होता है वो क्या होता है, पार्शियली फिल्ड आपके पास होता है। आप लिखोगे बिकॉज दे हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल which allow them to form a range of ions with the different charges, therefore it shows the variety of oxidation state। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई डू ई नोट आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल है मेटल का, वैल्यू शो इरेगुलर ट्रेंड फॉर द वेनेडियम टू जिंक। जब हम वेनेडियम से जिंक की तरफ जाते हैं बेटा, तो आपके पास ई नोट की वैल्यू है वो इरेगुलर होती है। ठीक है, अब ये इरेगुलर क्यों होती है, क्योंकि आपके पास इरेगुलर वेरिएशन आती है कहां पर, आयनाइजेशन एंथैल्पीज के अंदर, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2 के सम्मिशन के अंदर, हीट ऑफ सब्लिमेशन के अंदर बेटा, और आपके पास एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इनकी वैल्यूज के अंदर वेरिएशन आती है, इसीलिए ई नोट की वैल्यू के अंदर भी वेरिएशन देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे बोलता है ऑफ द D4 स्पीशीज क्रोमियम 2 पॉजिटिव इज द स्ट्रांगली रिड्यूसिंग व्हाइल Mn3 पॉजिटिव इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग, व्हाई। अब देखो बेटा क्या है आपके पास, इधर देखते हैं, क्रोमियम 2 पॉजिटिव है, Mn3 पॉजिटिव है, ये भी D4 है, ये भी D4 है। ये बोलता है क्रोमियम 2 पॉजिटिव है, ये आपके पास स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और ये आपका ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव करता है। अलग अलग बिहेव क्यों कर रहे हैं, जब दोनों की सेम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो बेटा आपके पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है कि ये ऑक्सीडेशन इजीली कर रहा है। ऑक्सीडेशन करने का मतलब है क्रोमियम 2 पॉजिटिव आपके पास जो है वो क्या कर रहा है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव के अंदर इजीली कन्वर्ट हो रहा है।
बात समझ में आई? इसने बोला है ये स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है ये ऑक्सीडेशन इजीली कर रहा है। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर इंक्रीमेंट होना, मतलब ये +2 से +3 में इजीली जा रहा है। अब बिल्कुल जा रहा है क्योंकि जो क्रोमियम +3 आपके पास होता है बेटा, ये ज्यादा स्टेबल आपके पास होता है। क्यों? क्योंकि ये हाफ फिल्ड होता है आपके पास। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? T2G आपके पास 3 आपके पास होता है, हाफ फिल्ड होता है, इसीलिए एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। और स्टेबिलिटी में जाने की वजह से ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज आपके पास करेगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो, जब हम MnO4 की बात करें, Mn3 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर Mn3 पॉजिटिव है बेटा, वो Mn+2 में जाना पसंद कर रहा है, क्योंकि जो Mn+2 होता है ना, वो D5 कॉन्फ़िगरेशन करता है। D5 का मतलब भी क्या है? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है, जो आपके पास क्या होती है? एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। तो ये क्या करना पसंद कर रहा है? रिडक्शन करना पसंद कर रहा है, इसीलिए क्या होगा? एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। तो ये रीजन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। ठीक है, आपको, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। कोई भी डाउट है बेटा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इसने बोला है डिफाइन द फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है बेटा? जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, ऐसा सेल जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। एग्जाम्पल जैसे H2O2 फ्यूल सेल आपके पास है। ठीक है, आगे कहता है व्हाट एडवांटेज डू द फ्यूल सेल हैव ओवर द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी बैटरीज, मतलब आपको इसकी एडवांटेज बतानी है। अब एडवांटेज क्या होती है? क्योंकि बेटा ये आपके पास पॉल्यूशन कोज नहीं करता, पॉल्यूशन कोज नहीं करता, मतलब डज नॉट कोज पॉल्यूशन आपके पास। दूसरा हमारा अगला रीजन क्या होता था बेटा? क्योंकि इसकी जो लाइफ टाइम आपके पास होती है वो इनफाइनाइट लाइफ टाइम आपके पास होती है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इसकी जो एफिशिएंसी बेटा होती है वो 60 to 70% एफिशिएंसी होती है, काफी अच्छी एफिशिएंसी होती है। तो ये सब इसकी एडवांटेज है जिसकी वजह से इसको प्रेफर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, 25th का बी पार्ट आपके पास, इसने बोला है मरकरी सेल डिलीवर अ कांस्टेंट पोटेंशियल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ये हमेशा बेटा एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिलीवर करती है। क्यों करती है आपको बताना है। अब देखो, जो मरकरी सेल बेटा आपके पास होती है, ये हमेशा क्या करती है? इसकी मतलब कांस्टेंट वैल्यू करती है, और इसकी वैल्यू होती है 1.35 वोल्ट आपके पास होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी आयन फॉर्म्ड नहीं होता। जब आप इसकी रिएक्शन करते हो वहां पर कोई भी आयन फॉर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन के अंदर कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता बेटा। ठीक है, आपका कोई भी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा, मतलब किसी भी तरह का आयन नहीं अगर आपके पास बनेगा तो रिएक्शन में किसी भी तरह का आयन इन्वॉल्व ही नहीं होगा। अगर आयन इन्वॉल्व नहीं होगा तो इसका मतलब उसकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट आपके पास रहेगी। तो यही रीजन आपको यहाँ पर देना था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं बेटा फटाफट से। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो इसने क्या बोला है? ग्राफ आपको दे दिया, किसके बीच में दिया है? ग्राफ को ध्यान में देखना भाई भाई। वाई एक्सिस पे आपको दिया है लोग ए आर नोट अपॉन में आर, टाइम आपको दिया है एक्स एक्सिस पे। इसने बोला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? आपके पास स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑर्डर आपके पास ये रिएक्शन आपके पास है। अब बेटा स्लोप पूछ रहा है, अब रिएक्शन लिखो आपके पास क्या होती है? आपके पास बेटा टी की वैल्यू क्या होती है? 2.303 अपॉन में के आपके पास log ऑफ आर नोट अपॉन में आर के इक्वल होती है ना? याद आया? और आपकी स्लोप की इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन के लिए? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। अब देखो y क्या है बेटा? y पे क्या है? आपके पास log ऑफ आर नोट अपॉन में आर है, और x क्या है बेटा? t है। बात समझ में आई? इस बात को ध्यान में रखना। अब देखो, आपके पास log ऑफ ए नो आर नोट बाय ये है आपके पास, और x क्या है बेटा? t है। अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन में देखोगे t इक्वल टू मल्टीप्लाई समथिंग है, तो ये आपका यहाँ पर क्या है? x की तरह काम कर रहा है, लेकिन आपसे पूछा क्या है? ये y पर दे रखा है बेटा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन के अंदर थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। मतलब इस रिएक्शन को आप रीअरेंज करोगे, मतलब log ऑफ आर नोट अपॉन में आर लिखोगे, किसके इक्वल होगा? k इंटू टी अपॉन में 2.303 के इक्वल आप दिखाओगे बेटा। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y क्या हो गया?
log a नोट बाई आर नोट बाई आर हो गया, और x क्या हो गया बेटा, t हो गया। अब आपके पास सही हो गया ग्राफ के अकॉर्डिंग कि y एक्सिस पर log आर नोट बाई आर है, x एक्सिस पर t आपके पास है। तो जब आप m आपके पास क्या होता है बेटा, स्लोप होता है। तो जब आप इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, m की वैल्यू बेटा की k बाई 2.303 वैल्यू आपके पास आएगी। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू k बाई 2.303 आपके पास हो जाएगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोलता है बेटा राइट द रिलेशनशिप बिटवीन k एंड t हाफ। आपको फॉर्मूला लिखना है। आपके पास बेटा टी हाफ क्या होता है, 0.693 अपॉन में k होता है। यही आपको रिलेशन बता रहा है k और t हाफ के बीच में। ठीक है, अब देखो 26 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं, 27 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा सा रब कर लेते हैं ये जो सॉल्व कर रखा है, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा अगली बारी में। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या बोलता है, आंसर द फॉलोइंग। आपके पास फर्स्ट पार्ट दिया है इसने, ये बोलता है Ce3 पॉजिटिव इजीली ऑक्सीडाइज टू Ce4 पॉजिटिव, मतलब ऑक्सीडेशन इजीली कर देता है। क्यों करता है उसका रीजन देना है। अब देखो क्यों करेगा, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा तभी तो रिएक्शन कर पाएगा ना बेटा। इसका मतलब Ce4 पॉजिटिव पक्का स्टेबल होता होगा। अब आप देखो Ce4 पॉजिटिव की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा, F0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, जो कि आपके पास फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि अंदर वाले सारे फिल हैं आपके पास। तो इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को बेटा अचीव कर रहा है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, Ce आपके पास सीरियम 3 पॉजिटिव है, वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है बेटा 4 पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जिंक कैडमियम मरकरी आर द सॉफ्ट मेटल। अब बेटा सॉफ्ट मेटल क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास नहीं होता, इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता बेटा, जिसकी वजह से जो बॉन्ड आपके पास होता है वो वीक आपके पास होता है, वीक होता है, इसीलिए आप इसको बोलते हो कि ये सॉफ्ट मेटल की तरह बिहेव करता है। सी वाला पार्ट देखो, द लोअर oxide of the transition metal are the basic whereas the highest are the amphoteric acidic। रीजन आपको बताना है। देखो बेटा जो पोलराइजिंग पावर आपके पास होती है वो लोअर ऑक्सीडेशन के लिए जो आपके पास है बेटा, वो आपके पास हमेशा कम होती है हायर ऑक्सीडेशन कम के कंपैरिजन में। ठीक है, मतलब पोलराइजेशन पावर अगर आप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले की देखते हो और हाइयर वाले की देखते हो, तो हाइयर वाले की आपके पास ज्यादा रहती है, लोअर वाले की कम रहती है। इसीलिए ये वाले बेसिक की तरह काम करते हैं, ये वाले एम्फोटेरिक एसिडिक की तरह काम करेंगे बेटा, हाईएस्ट वाले। ठीक है, तो आप यहाँ आंसर लिखते हैं, द पोलराइजिंग पावर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल केटायन इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस देन दैट ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 27। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 आपको क्या कहता है, शायद हैंग हो गया है लैपटॉप, नहीं ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया बेटा, 28 की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सब्सटेंसेस अंडरगो SN2 इजीली। अब SN2 फास्टर कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है बेटा, देखो SN2 के बारे में आपसे पूछ रहा है बेटा। ठीक है, अब देखो इधर वाला क्लोरीन है, डायरेक्टली कार्बन से अटैच है बेटा, ये दो R ग्रुप से अटैच है, मतलब ये सेकेंडरी है। ये क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो एक कार्बन से अटैच है, दो हाइड्रोजन से, मतलब ये वाला प्राइमरी है। समझ आ रही है, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। अब देखो आपका SN2 के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है बेटा, वो पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी होता है। ठीक है, प्राइमरी में क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है वो आपके पास बेटा कम होता है, इसीलिए प्राइमरी की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो सीधा सा आंसर है आपके पास जो फर्स्ट वाला, ये जो मैंने सर्कल आपके पास किया है, ये क्योंकि प्राइमरी है तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन को उतना ही फास्ट आपके पास करेगा। ये जो फर्स्ट वाला आपके पास है ये फास्ट करेगा बेटा, क्यों करेगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। अगला देखो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम सब कुछ सेम है, बस इसने क्या किया, इसने लीविंग ग्रुप को अलग कर दिया बेटा, एक आयोडीन है एक क्लोरीन है।
अब आपको पता है लीविंग ग्रुप को तो बाहर जाना है, तो अच्छा लीविंग ग्रुप होना चाहिए। अब क्लोरीन और आयोडीन में से लीविंग ग्रुप अच्छा कौन है? आयोडीन आपके पास क्या है? एक बेटर लीविंग ग्रुप आपके पास है बेटा। तो इसका मतलब आयोडीन वाला SN2 को जल्दी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आई नेगेटिव आपके पास जो है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये आपको रीजन में लिखना था। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, आपके पास इधर देखो आयोडीन जिस कार्बन से जुड़ा है ये टर्शरी है, इधर आपके पास मिथाइल आयोडाइड है ये प्राइमरी है, और SN2 कौन ज्यादा अच्छा देता है बेटा? प्राइमरी वाला देता है, क्योंकि लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। और वाले में देखो बेटा, आपको कंप्लीट द रिएक्शन बतानी थी, ठीक है। अब कंप्लीट द रिएक्शन के अंदर देखो क्या है, आपके पास इधर OH है, इधर भी OH है, HCl के साथ रिएक्शन दे रखा है। तो ये क्या करता है HCl, यहाँ ये वाला जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है बेटा, इसको सब्सटीट्यूट करता है, मतलब Cl को OH को हटाएगा, खुद जाके जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा आपके पास प्रोडक्ट में? CH2Cl, इधर आपके पास OH एज इट इज रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपके पास टर्शरी आपको कार्बन दिया है, साथ में एल्कोहलिक KOH दे दिया है। अब देखो एल्कोहलिक KOH क्या करता है? हमेशा आपके पास बीटा एलिमिनेशन करता है। यहाँ पे क्या बनेगा? एल्कीन बनता है, अगर आपको बेटा थोड़ा सा याद हो। अगर एक्वस KOH दिया है तो आप क्या करते हो? सब्सटीट्यूशन करते हो, Br हटाओगे, OH लगाओगे। अगर एल्कोहलिक KOH है तो आप बीटा एलिमिनेशन करोगे बेटा। अब देखो क्या है, कार्बन, इधर CH3, इधर आपके पास CH3, इधर भी CH3, इधर आपके पास Br बेटा। ठीक है। अब एल्कोहलिक KOH है, वो क्या करेगा? बीटा एलिमिनेशन करेगा। ठीक है। अब देखो ये इसके साथ जो कार्बन अटैच है ये अल्फा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। अब तीनों बीटा जो आपके पास कार्बन है, उनके पास जो हाइड्रोजन इसके पास है बेटा, सारे सेम बिहेवियर के हैं, तो कोई भी हाइड्रोजन आपके पास रिप्लेस हो सकता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब देखो क्या होगा, अगर मैंने ये वाला हाइड्रोजन ले लिया तो यहां से ये हाइड्रोजन और ये Br हटेगा, बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। ऐसे ही रिएक्शन करते थे तो आपके पास क्या बन रहा है बेटा? ये CH3 डबल बॉन्ड CH2। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम 11th में भी करते हैं बेटा, 11th के पेपर में भी ये क्वेश्चन आता है हर साल, फिक्स है कि यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बेटा आपके पास ये वाला बनेगा। आगे देखो, थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड में क्या डाला है इसने? HBr डाला है। ध्यान दो बेटा, HBr सिंपल डाला है, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में नहीं डाला। मतलब मार्कोनिकव रूल आपके पास यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो मार्कोनिकव रूल अप्लाई होगा तो बेटा Br कहाँ पे लगेगा? आपके पास इस कार्बन के पास जाकर Br जुड़ेगा, मतलब CH3CH, इधर कार्बन CH2, इधर Br, इधर आपके पास क्या है बेटा? CH3। ये आपके पास क्या बन जाएगा? या इसका आंसर हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास। ठीक है। तो ये आपका सेक्शन C कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम सेक्शन D की तरफ बढ़ेंगे, इसे हम कल करेंगे।